बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस से मुतल्लिक एक आला सतही इजलास हुआ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस केस की समाअत करते हुए वफाक और सूबाई हुकूमतों की रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। दूसरी जानिब आमदन से ज़ायद असासाजात केस में शहबाज शरीफ साहब आज नैब में पेश हुए समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस खुद नोटिस केस की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज वफाक और सूबों की जो रिपोर्ट है उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। क्या वफाक और सूबाई हुकूमतों की जानिब से अब कोई ऐसी मौसर हिकमत अमली सामने आ सकेगी जो बाकी काम कर सके? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बात आज आई है, आप ये देखें कि एक तो होता है ना कि अदालतें किसी मुकदमे के ऊपर कोई फैसला, कोई मतलब कोई कत्ल का केस है, ठीक है, कोई चोरी डकैती का केस है, इस मुल्क में अदालतें अब ये कह रही हैं लोगों को कि आप अपना काम करें। यानी अंदाजा लगाएं कि ये मतलब कोई झगड़ा फसाद नहीं, आप अपना काम क्यों नहीं करते? जिसका जो काम है वो आप अपना काम कर, ये कोई एहसान नहीं करेंगे, आप अपना काम क्यों नहीं करते? और मुख्तलिफ जो अदारे हैं उनको कई सालों से मैं तो देख रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह रही होती है या हाई कोर्ट कह रही होती है आप अपना काम करें, बस इतनी सी बात। ठीक है ना, आपने ये बिल्डिंगें क्यों खड़ी कर दी यहाँ पे नाजायज? आपने ये रिफॉर्म्स क्यों नहीं किए या किए हैं? तो अब यहां पर भी वही मामला, अदालत कुछ नहीं कर, अदालत कह रही है कि आप काम क्यों नहीं कर रहे? आप हमें बताएं इस मुल्क के लोगों को कि इस मुल्क के लोग कहां जाएं। आपने एक पॉलिसी क्यों नहीं बनाई? चार्जशीट कर दी है, पूरे सिस्टम को चार्जशीट की है अदालत ने, पूरे सिस्टम को, कि आप जो हैं वो किसी किस्म की वफाक में, सूबों में हम आंगी नहीं है। ये अदालत ने नहीं कहा, लेकिन ये बात क्या हर मुल्क का बच्चा बच्चा नहीं कह रहा कि इस वक्त ये सियासत का वक्त है? अच्छा, एक सियासत, उसमें मईशत बर्बाद हो रही है, उसमें जाने जा रही हैं। कराची में एक और डॉक्टर साहब की जान चली गई और 200 हो गए हैं, 200 जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ, और डॉक्टरों ने आना छोड़ दिया। मीडिया वीडियो पे वो आने, जितना आके चीख सकते थे, रो सकते थे, सर पटक सकते थे, उन्होंने बातें कर दी आके कि जी हमें कम से कम ये तो बुनियादी सहूलियात तो फराम कर दी जाए। लेकिन उसका नतीजा ही निकला कि अब डॉक्टरों से बात करना ही छोड़ दी है, अब डॉक्टरों से कोई बात ही नहीं कर रहा। यानी जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं उनको पूरी फैसला साजी से साइड पे फेंक के और फैसले हो रहे हैं। ठीक है जी, करें, अल्लाह ताला खैरियत से आने वाले दिन लेकर आए। लेकिन एक होता है ना कि अच्छी पॉलिसी, बुरी पॉलिसी, एक होती है कोई पॉलिसी नहीं, एक होता है ना कि ये पॉलिसी खराब है तो इस पर तनकीद कर दें, एक पॉलिसी अच्छी आप लॉकडाउन हुआ है, नहीं हुआ है, वो स्मार्ट हुआ है, वो सेमी हुआ है, वो कोई 1/4 हुआ है, कोई 75%, कोई, अब वो बिल्कुल पीछे हटके ना सारे उस पर सियासत शुरू हो गई है। एक बात। दूसरी जो बात है, और मैं आपको एक बात और बताऊं, सिंध हुकूमत को भी चार्जशीट किया है। वहाँ पे ये जो उन्होंने के वफाक के साथ आप बात करें, और वफाकी हुकूमत को भी चार्जशीट की, और ये रियासत का इशू है, रियासत। एक बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि वज़ीर आज़म हाउस में, मैं ज़रा इस पर अभी आता हूँ 2 मिनट में, वज़ीर आज़म हाउस में एक और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बगावत पनप रही है। और ये जो बगावत है ये जहांगीर तरीन साहब की बगावत से ज़्यादा संगीन है। ठीक, उस तरफ मैं आता हूँ। लेकिन उससे पहले एक तो कोरोना पे ज़रा बात कर लें। 21,000 तकरीबन केसेस हो गए हैं पूरी दुनिया में, और सॉरी पाकिस्तान में 21,000 केसेस हो गए हैं और 476 अमवात हो गई हैं। दुनिया जो है वो 3.5 मिलियन केसेस और 2,50,000 अमवात के करीब पहुंच गई है। अच्छा, और इसमें जो एक अहम बात है, ये तो हम ग्राफ्स रोज डिस्कस कर रहे हैं और उस पर करते रहेंगे, वैक्सीनेशन आ जाए कोई। ऑक्सफोर्ड में कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये ऑक्सफोर्ड में जो रिसर्च हो रही थी ना वैक्सीन पे, उस पर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली उस कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक पे होगी, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 3 मुल्कों को शामिल नहीं किया। कुछ मुल्कों को किया है, बड़ी कुव्वतों को, कुछ को नहीं किया, सारी दुनिया को तो नहीं कर सकते। लेकिन 3 आम मुल्कों को, बरतानिया की जो मेन रिसर्च हो रही है ऑक्सफोर्ड में, उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं किया। एक है चाइना,
दूसरा जो है वो है अमेरिका, सही। और तीसरा जो है वो है इंडिया। अच्छा जी, तीन को हटा के वो कॉन्फ्रेंस करी जो ऑक्सफोर्ड की रिसर्च है। अच्छा, अब इससे पहले कि जरा आगे चलें, कल मैंने एक बात की थी तो उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। कल मैंने कहा था कि जो नई सर्द जंग है वो बड़ी तेजी के साथ तल्ख होती सामने आ रही है, और उसकी जो तलखी है वो आज वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल जो है, मैं चाहूंगा मैं उससे तरह बात शुरू करूं, फिर उसके बाद पाकिस्तान की सियासत पे और बाकी मामला पे आते हैं। ये वज़ीर आज़म हाउस की जो बगावत पनप रही है ये ख़तरनाक है वज़ीर आज़म साहब के लिए। अच्छा, और उसमें बहुत ज़्यादा वज़रा जो हैं, अब जहांगीर तरीन साहब तो साइड पे हो गए हैं, लेकिन जो वज़रा हैं बहुत ज़्यादा वो वहाँ पे एक आप समझें कि उसमें वो एक बहुत बड़ा इशू खड़ा होने वाला है। ठीक। वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है, ये इसको काइंडली जरा बड़ी स्क्रीन पे कीजिएगा। वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है, हाउ ट्रंप कैन रीबिल्ड द नेवी, क्रिएट जॉब्स एंड सेंड चाइना अ मैसेज। ट्रंप किस तरह से अमेरिका में नई बहुत बड़ी तादाद में जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरियों का इंतजाम कर सकते हैं, और साथ साथ अपनी नेवी को बिल्ड कर सकते हैं, और चाइना को एक सख्त मैसेज भेज सकते हैं। और उसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि एक बड़ा जो है वो चंद रोज पहले वहाँ पे उन्होंने फ्रिगेट को, एक बड़ा फ्रिगेट जो होता है, बड़ा एक बहरी जहाज आप समझ लें, ये यानी ये कई सदियों से ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। फ्रिगेट का मतलब ये है कि जैसे पहले ही होता था कि समंदर में जब जाते थे, समुद्री रस्तों के थ्रू, हवाई जहाज तो नहीं था, कार्गो तो नहीं था, तो जितना भी सामान जाया करता था ऊँटों पे भी नहीं जाता था। तो पूरी दुनिया में ये 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी के दौरान जो है वो जितना भी सामान जाता था वो जाता था एक ख़ास किस्म के जहाज़ों पे। ठीक। और ख़ास किस्म के जहाज़ों पे जाता था, तो उन जहाज़ों के ऊपर आपने शायद लोगों ने मूवीज़ में देखा हो किसी तरह, उन जहाज़ों पे तोपें वगैरह लगी होती थी बहुत सारी, और क्योंकि उन्हीं के ऊपर पायरेट्स जो है वो अटैक करते थे, वो कज़ाक, वो लूटने की कोशिश करते थे सामान, तो उसको फ्रिगेट्स उनको कहा जाता था। फिर वो फ्रिगेट जो है वो बहुत ज़्यादा, फिर पूरी दुनिया में ये हो गया कि वो 18 तोपें हैं जी इस जहाज़ के ऊपर जो है वो 28 तोपें हैं। ये तारीख में एक ये बड़ी इसकी फ्रिगेट्स की एक ज़बरदस्त किस्म की तारीख है। अच्छा, अब जो है वो पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, उसके बाद ये फ्रिगेट्स जो हैं ये पॉपुलर होते गए। अब जनाब क्या हुआ है कि पिछले हफ्ते एक बहुत जदीद, बहुत बड़ा और जदीद तरीन फ्रिगेट जो है उसका इफ्तिताह हुआ है अमेरिका में, FFGX। और ये जो वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल, मेरी प्रोडक्शन टीम का लगता रोजा नहीं खोला हुआ, इसको दोबारा बड़ा करें प्लीज जी। अच्छा, FFGX के नाम से उन्होंने जी FFGX के नाम से उन्होंने अपने एक बड़े फ्रिगेट को आज उन्होंने ये कहा है वॉशिंगटन पोस्ट में कि उसका जो आपने इफ्तिताह किया है तो उसको आप फर्स्ट आइलैंड चेन पे तैनात करें। अब ये फर्स्ट आइलैंड चेन क्या चीज है ये समझना बहुत जरूरी है जी। ठीक है। ये फर्स्ट आइलैंड चेन जो है वो ये है कि अगर अमेरिका और चाइना के दरमियान कभी जंग हो, अगर अमेरिका और चाइना के दरमियान कभी जंग हो, अल्लाह ना करे, तो वो जंग होगी बहरुल काहिल में, जिसको पैसिफिक ओशन कहते हैं जी। ठीक है। और इसीलिए पैसिफिक कमांड बनी है, इसीलिए सब कुछ वो ही कह रहे हैं कि इस बड़े जदीद तरीन जंगी बहरी बेड़े को आप फर्स्ट आइलैंड चेन के ऊपर तैनात करें। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट आइलैंड चेन जो है ये वो जगह है, ये वो जजायर हैं। ये मैं बात बताना इसलिए जरूरी है कि यहां एक नई जंग, दुनिया एक नई जंग की तरफ जा रही है, और पाकिस्तान, ये पूरा खित्ता, पूरी दुनिया किसी ना किसी तरह उससे मुतासिर होने जा रही है। जंग अगर खुदा ना खास्ता यानी टैंकों के जरिए ना भी हुई तो माशी जंग शुरू हो चुकी है प्रॉपर। आप ये बात कर अच्छा, अब फर्स्ट आइलैंड चेन जो है, उस फर्स्ट आइलैंड चेन वो शुरू होती है, वो ऊपर से जजायर शुरू होते हैं, और जजायर शुरू होते हैं जापान से। अगर आप नक्शे में देखें
तो जजायर ऊपर से जापान से शुरू होते हैं और फिर नीचे चलते 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 वो उसमें फिलिपीन भी आ जाता है उसमें। अच्छा ये जो है ना, ये ऊपर ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, ये पूरी की पूरी, ये असल में आप समझे कि ये वो फर्स्ट लाइन है जिसमें अमेरिका बैठा हुआ है। ये जो रेड लाइन है यहां अमेरिकन बैठे हैं, ठीक है। और ये अमेरिकन बैठ गए थे आके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब उन्होंने 2 न्यूक्लियर वेपन टपका दिए थे जापान पे और जापान उनका इत्यादी बन गया था, तो अमेरिका यहां बैठ गया था आके। ये फर्स्ट आइलैंड चेन का मतलब है बिल्कुल चाइना के सर पे बैठ गया था। ये शुरू होता है ऊपर से, बिल्कुल आप चले जाएं जापान से, और फिर दरमियान में ये नीचे फिलिपीन तक जाता है, वियतनाम भी आप देखें इसमें आ रहा है, लेकिन दरमियान में इसमें ताइवान आता है। अगर आप तो ताइवान के ऊपर अगर चाइना कब्जा कर ले तो इसका मतलब यह है कि वो फर्स्ट आइलैंड चेन को तोड़ के सेकंड आइलैंड चेन तक पहुंच जाएगा फौरन, ठीक है। और सेकंड आइलैंड चेन के बाद अमेरिका है। सही। चीन के और अमेरिका के दरमियान सिर्फ बहलुकाहिल है। जी। देखें हम यहां से देखते हैं तो बड़ा दूर लगता है ना कि चाइना इधर है तो अमेरिका जो है वो बिल्कुल, हम कई मुल्क मशरिक वस्ता यूरोप इधर से जाते हैं, जहाज हमारे यूं पहुंचते हैं, लेकिन अगर इस तरफ देखें तो चाइना और अमेरिका के दरमियान कुछ भी नहीं है। इसीलिए जापान ने हमला किया था पर्ल हार्बर पे, सिर्फ एक बहरुल-काहिल है। इसलिए अमेरिका ने बिल्कुल चीन के पास जाके उन जजीरों के ऊपर अपनी फौज तैनात की हुई है, वहां पे बेसिस बनाए हुए हैं, और उसमें एक ताइवान है। अब अमेरिका में ये शोर है कि वो जो फर्स्ट आइलैंड चेन है जो अभी तक हमारे पास है, जो जजायर हैं, उनके ऊपर फौजों को तैनात किया जाए। जापान परेशान हो रहा है, जापान परेशान हो रहा है कि इस मौजूदा सूरत हाल में देखें मशरिकी वुस्ता हाथ से निकल रहा है अमेरिका के, और मशरिकी वुस्ता के हाथ से निकलने के अंदर, क्योंकि अमेरिका खुद बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अब तेल में, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है फौरी अमेरिका के थोड़ा सा पीछे होने का मशरिकी वुस्ता से, वो साथ ही इंडिया को भी हुआ है। उसकी वजह यह कि इंडिया उस फर्स्ट चेन आइलैंड्स का मेंबर नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजी तो इंडो पैसिफिक है ना। अब मसला यह है कि नुकसान क्या होगा है, सबसे बड़ा नुकसान कि एक तो अरब ममालिक, अब देखें गुजरे चंद दिनों में मशरिक वुस्ता में अरब ममालिक की तरफ से इंडिया के बारे में जो बात हो रही है, इस्लामोफोबिया, कश्मीर, बीजेपी के ऊपर, यूएई के अंदर, कतर के अंदर, तुर्की पहले ही एक वाज़ेह पोजीशन ले चुका है, और ईरान भी ले चुका है। ईरान जहां पे चाबहार के अंदर, चाबहार से जायदान, जायदान से वस्ती एशिया, ये पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट थी, इंडिया इतना ज्यादा गिरा ट्रंप के कदमों में जाके कि ईरान हाथ से निकल गया। और ईरान जो है, उन्होंने कहा जी पाबंदियां लगाएं नहीं लगाएं, चाबहार पे करें ना करें, उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, यानी उन्होंने कोई, यानी ये नहीं कि वो कुछ हमदर्दी के तहत गए थे, वो इसलिए गए थे चाबहार पे कि चाबहार पे जाके वो चाइना को काउंटर करें, और इसीलिए सामने उन्होंने बिल्कुल आबनाए जो हुर्मुज है उसके सामने उन्होंने ओमान की पोर्ट के ऊपर भी उनका इंटरेस्ट, इधर उन्होंने कहा कि अब चाबहार प्रोजेक्ट हो गया जबरदस्त, टोटल जबरदस्त हो गया। और ना हम इंडिया के अंदर ये पोजीशन है, एक माशी बहरान आ रहा है ना, जनूबी एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, हर एक को, चाइना, यूरोप, सबको, लेकिन फौरी तौर पे जो पहली कैजुअलिटीज की हुई है इस रीजन के अंदर वो हो गई है चाबहार जायदान पोर्ट, और जायदान से वो ऊपर जाना था, और फिर इंटरनेशनल रूट के साथ उसको, जो कि अमेरिकन मार्क का एक वो था रूट। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में एक तो अरब वर्ल्ड, दूसरा ये है कि कुल आज आप देखें वजीर आजम पाकिस्तान जो हैं इमरान खान साहब की बात हुई एथोपिया के वजीर आजम से। अच्छा, अब इमरान खान साहब एथोपिया के वजीर आजम से बात करें, कुछ समझ नहीं आया। बहुत से लोगों को ये बात कुछ समझ नहीं आई कि इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम सारा का सारा काम धंधा छोड़ के तो ये क्यों बात कर रहा है एथोपिया के वजीर आजम से, और वो भी इन हालात में एथोपिया का वजीर आजम, और उसके बाद उसका ऐलान भी हो रहा है। लोगों ने खबर को लिया नहीं। इस खबर को जरा समझने के लिए अगर वो हम निकालें, एक जबरदस्त थिंक टैंक की रिपोर्ट है, हाउ चाइना फाइनेंसिंग इज फ्यूलिंग द, अच्छा चाइना फाइनेंसिंग के ऊपर बात करें, एड डेटा, और एड डेटा ये कह रहा है कि चाइनीज बैक प्रोजेक्ट्स जो हैं सन 2000 से लेके वो 2017 तक
सबसे ज्यादा कहां गए। अब वो ये पूरा एक मैप है और उस मैप के अंदर वो बता रहे हैं कि जी इस मुल्क में गए, इस मुल्क में चाइना की इन्वेस्टमेंट कहां कहां है। ठीक है, अमेरिका की बात हमने की ना कि वो वहां पे पैसिफिक के अंदर टेंशन डेवलप हो रही है, वो फ्रिगेट को वहां भेज रहे हैं। चाइना की इन्वेस्टमेंट कहां कहां है, तो मैंने कल बात की थी कि अफ्रीका में है। ठीक है, और अफ्रीका में ये अगर आप देखें तो ये बताता है कि सबसे पहले बिलो विल लुक एट 3 डिप्लोमेसी स्पेंडिंग हॉट स्पॉट्स अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में 3 हॉटस्पॉट कौन से हैं चाइना की इन्वेस्टमेंट के? नंबर 1 पाकिस्तान, ये हॉटस्पॉट है अमेरिका के नजदीक, कि जहां पर चाइना जो है वो $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ सी पैक 1 बेल्ट 1 रोड प्रोजेक्ट शुरू करने का इरादा रखता है और शुरू कर चुका है। अच्छा, पाकिस्तान तो आ गया समझ में, ठीक है, और हर एक को पता है कि पाकिस्तान। दूसरे नंबर पे चाइना की इन्वेस्टमेंट किधर है? दूसरे नंबर पे चाइना की इन्वेस्टमेंट जनाबे वाला निकलती है एक मुल्क जिसका नाम है इथोपिया। ठीक। अच्छा, और इथोपिया में उनका जो अदीस अबाबा जो उनका कैपिटल है, उसमें वो पहली मेट्रो ट्रेन से लेके $200 मिलियन का जो कॉम्प्लेक्स है वहां पे वो उन्होंने तोहफा दिया है, जहां पे अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर बन रहा है। सिर्फ इथोपिया नहीं, अफ्रीकन यूनियन। और ये तमाम प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया के अगर आप देखें तो ये पूरे प्रोजेक्ट्स कैसे बढ़ते जा रहे हैं। तो अफ्रीका में जो मैंने पहले भी बात की थी कि चैड में जो है वो नाइजीरिया में, अंगोला में, लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के बाद दूसरा हॉटस्पॉट जो नजर आ रहा है अमेरिकन थिंक टैंक्स को, वो इथोपिया नजर आ रहा है। अच्छा, ठीक है। और उसके साथ ही श्रीलंका के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट है। श्रीलंका में तो आपको पता है ना कि वो हमें तोता जो उनकी बंदरगाह है उसको उन्होंने ले लिया, खरीद लिया, उन्होंने ले लिया कई सालों की, 99 साल की लीज पे ले लिया इंडिया के अगेंस्ट ही। ओके, मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है। वक्फे के बाद जरा बात करते हैं कि वजीर आजम साहब के खिलाफ नई बगावत जो है वो कौन सी जन्म ले बुखारी रही साहब है। ने एक दिलचस्प बयान दिया है, उस हवाले से भी आपसे बात उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के लिए दिए, लेकिन ये जो बगावत है ना, ये मुझे नहीं पता कि ये क्यों है और इस वक्त में आप जरा उफा लें। ठीक है, डॉक्टर साहब आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जो कानूनी बहरान के हवाले से आपने जिक्र किया, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत किसी तरह से कोई ऐसी हिकमत अमली सामने लेके आएगी जिसकी वजह से इन बहरानों पर काबू पा? ये आईनी बहरान है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो रहा है। और अगर आप इसमें देखें इस रियासत की सूरत हाल, तो वो 18वीं तरमीम से किसके पास क्या इख्तियारात होंगे, किसके पास क्या इख्तियार, इस पे झगड़ा है वफाकी हुकूमत और सूए का। अच्छा, अब इसमें जो एक मैंने बात की ना कि एक और मसला, एक और ग्रुप ऐसा है जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट नहीं खड़ा हो रहा, लेकिन वो इमरान खान साहब से ये कह रहा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो हैं आजम खान साहब, उनको उनके ओहदे से हटाया जाए। और ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में जो कहा जा रहा है वो चाहे तो वो तरदीद भी कर सकते हैं, लेकिन परवेज़ खटक साहब भी हैं इसमें, फवाद चौधरी साहब का नाम भी है, गुलाम सरवर साहब का नाम भी है, शेख रशीद साहब भी खुश नहीं है आज़म खान साहब से, वो कहेंगे नहीं इस बात को, लेकिन ये बात जो है एक वहाँ पे एक बड़ा ग्रुप ऐसा है वज़रा का, इसमें कहीं नाम एक वजीर से चूंकि मेरी बात हुई, उन्होंने फिर दूसरे का नाम लिया, 2 से मैंने कंफर्म किया फिर, लेकिन उन्होंने कहा कि मुराद सईद साहब भी साथ हैं। तो बहुत से जो वज़रा हैं वो कह रहे हैं कि जी आज़म खान साहब जो हैं वो अपनी जगह पे ठीक नहीं है, क्योंकि वो हमारी PTI और हमारे जो इलेक्टेड लोग हैं और हमारी जो पार्टी है उसके अंदर वो क्रैक्स डलवा रहे हैं। पहले जहांगीर तरीन साहब को उन्होंने उनके खिलाफ काम करवाया और फिर फिरदौस ईवान साहिबा के खिलाफ करवाया। तो ये तो ब्यूरोक्रेट हैं, तो क्या बड़े रीजनेबल, मेरी उनसे मुलाकातें रही हैं, आजम खान साहब बड़े रीजनेबल, बड़े मुनासिब से नहीं, वो सारा कह रहे हैं कि हम पार्टी तो हम है ना, हुकूमत हम है, तो हमें निकलवाया जाता है, आजम खान साहब निकलवा देते हैं। तो ये आजम खान साहब जो है जाहिर है कि वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो भी करेंगे वजीर आजम की नॉलेज में ही होगा, लेकिन वो जो हैं ये सारे जो लोग हैं ये आजम खान साहब से खुश नहीं है और इन्होंने गालिबन वजीर आजम साहब को ये बात रिपोर्ट भी की है।
कि आजम खान साहब को हटाया जाए। डॉक्टर साहब, जुल्फी बुखारी साहब ने भी आज कहा है कि पार्टी में जो लोग आए थे वो जुल्फी बुखारी या जहांगीर तरीन साहब की वजह से नहीं आए थे, वो वजीर आजम साहब की वजह से जुल्फी बुखारी साहब का मैं उनका कभी बाद में बात करेंगे। जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो जुल्फी बुखारी साहब के बारे में बाद में कभी बात होगी। मैं सिर्फ ये आपसे कहूँ कि जो आजम खान साहब हैं, मेरी उनसे मुलाकातें नहीं हैं। आजम खान साहब मुनासिब ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी काम होता है वो कर रहे हैं। वो ये कहते हैं, जो सियासी रहनुमा है वो ये कह रहे हैं कि आजम खान साहब कौन होते हैं ये करने वाले, कि हमारी पार्टी के अंदर वो रिफ्ट करवाएं और ये ग्रुपिंग करवाएं और ये करवाएं, तो वो उनको उसका हिस्सा समझ रहे हैं। अब वो जाने, हुकूमत के वज़रा और आजम खान जाने और वज़ीर आज़म जाने, लेकिन एक बुहरान अंदर जन्म ले रहा है। अच्छा, इसको काबू पाना ज़रूरी है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं बताऊँ आपको, तरदीद करेंगे इस बात की, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब भी कुछ खुश नहीं है हुकूमत में इस वक्त। ठीक, ये जो मैं जुमला कह रहा हूँ इसको ज़रा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। जहांगीर तरीन साहब तो अलग हो चुके हैं, कुछ इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। हुकूमती हजार दफ़ा तरदीदें कर दें, वो हुकूमत में खुश नहीं है। बस इतनी बात। ठीक। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब, डॉक्टर शहबाज शरीफ साहब ओहो गए बाहर। मैंने कहा ना, हम शरीफ फैमिली से हमारा जो एक ताल्लुक है ना, वो अब मैं क्या कहूँ, यानी वो गए और वो वापस आ गए। लेकिन हमजा शहबाज साहब आज पेश नहीं हुए, उन्होंने देखा, वो कहते हैं ना, और वो वापस वो आ गए। नहीं, लेकिन ये है कि अब उनको दोबारा बुलाया नैब ने और दोबारा हो जाए, जब होगा तब होगा। अभी तो 8 तारीख को हमजा शहबाज जो है वो तशरीफ लाएंगे पंजाब असेंबली के इजलास में। अच्छा, ये इलेक्शन कोई नहीं होने जा रहा, ना इनमें से कोई हुकूमत में आ रहा है, ना कोई तरमीमी शर्मी, छोड़ दें साइड पे। ठीक, सिस्टम गिरता हुआ नजर आएगा आपको। ये बात ध्यान में रखिए मेरी दोबारा, सिस्टम गिरता हुआ नजर आएगा, सिस्टम नहीं चल रहा, निजाम गिरता हुआ नजर आएगा आपको। शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि किसी डील के जरिए में बाहर नहीं गया था, किसी डील की सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स पढ़ लें, बस सिस्टम गिरता हुआ नजर आएगा। ये सिस्टम नहीं बचेगा, ये सिस्टम जाएगा। ठीक है, जमहूरियत रहेगी अपनी जगह, ये सिस्टम जाएगा और जाता हुआ नजर आएगा। मैंने सिस्टम की सुपारी ली हुई है ना, क्या करूँ। अच्छा, मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि ये मैं इधर आता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ है और ये जो बगावत जन्म ले रही है और ये 18वीं तरमीम पे जो पस पर्दा बातचीत चल रही है, उसके समरात क्या हैं क्या नहीं है, और ये नैब ऑर्डिनेंस, ये सारा कौमी असम्बली का इजलास होना था, लेकिन कौमी असद कैसर साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, गवर्नर सिंध को भी सेहत दे, सबको सेहत दे, डॉक्टर की डेथ हो रही है, डॉक्टर्स की और आम शहरियों की, लोगों की। अच्छा, मैं सिर्फ ये बताऊं आपको, ये सियासत पे जरा आता हूं, लेकिन ये कोरोना वायरस के असरात जो मैदान है, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि तारीख में हमेशा ये हुआ है कि जब रियासतें जंगें होती हैं ना, तो पूरी तारीख उठा लें, उसमें बहुत से कबीले मिल जाते हैं, बहुत से मुल्क मिल जाते हैं, अलाइज होते हैं, इत्तेहादी होते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इधर यहाँ ये लोग हैं, उधर वो हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये वो, सोवियत यूनियन, कोल्ड वॉर चल रही है, एक सोवियत ब्लॉक है, एक आपको पता है अमेरिकन ब्लॉक है। ये जो अब जंग हो रही है ना, ये इसमें कोई किसी का नहीं है। ये एक ऐसी जंग छिड़ गई है कोरोना वायरस के बाद कि इसमें दुनिया, इसमें रियासतें, अब मुल्क अपने आप को देख रहे हैं कि हम कैसे बचेंगे। और अमेरिका की हार्ड पावर है पूरी दुनिया में, अमेरिका की बेसिस हैं, अमेरिका की फौज है, चाइना की फौज नहीं है, चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं। चाइना की फौज तो पीछे बैठी है अभी। चाइना ने कर्जा दिया है किसी को, कहीं इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, कहीं तोहफे दिए हैं, कहीं। चाइना जो है वो अपनी, आप समझें कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ डिप्लोमेसी के साथ दुनिया में आ चुका है। और ये जो पोम्पियो ने आज दोबारा कहा है, पोम्पियो ने दोबारा कहा है कि हमारे पास इस बात का सबूत है कि ये चाइना से हुआ शुरू, चाइना के बिल्कुल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वुहान के अंदर, वहां से शुरू हुआ। और इसमें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दोबारा ये बात की है, और ये जो है ये जो बाइडेन भी करेंगे, मैंने कल भी बात की। इसके नतीजे में कोलैप्स हो रहे हैं, अदारे कोलैप्स हो रहे हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद बना था ना यूनाइटेड नेशंस, 5 सिक्योरिटी मेंबर कौन से थे? P5, वो क्या थे? वो कौन से मुल्क थे? वो गायब हैं। वो इस वक्त आपको दुनिया की पावर्स में नजर नहीं आ रहे, ठीक है ना, जो खासतौर पे यूरोप के मुल्क हैं। अब मामला ये है कि उसके बाद वो कहां गया? G7 अंजुमन 27 बाहिमी। उनका G7 का इलामिया नहीं जारी हो सका, इसलिए कि वो पोम्पियो साहब ने कहा कि वो वुहान को करो, नाम लो उसका, वुहान वायरस, उन्होंने काम नहीं करेंगे, G7 गायब। फिर उससे एक बड़ा G20 है, G20, अरे इधर मिल रहे हैं, उधर जप्पी पा रहे हैं, हिल रहे हैं, जो
इतने बड़े क्राइसिस में G20 ये खत्म हो रहे हैं फोरम्स। WHO खुद अमेरिका ने बनाया है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो अमेरिका ने बनाई है, और अभी फंडिंग रोक नहीं फंडिंग रोक दी और चाइना की तरफ चले गए। हाँ। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि ये पूरी दुनिया जो है ये इस यूनाइटेड नेशंस कह रहा है 2.5 ट्रिलियन दें, IMF से 100 मुल्क पैसा मांग रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसा मांग रहे हैं। अच्छा, अब ये मुल्क जो हैं अगर इस क्राइसिस में उनकी ये ब्लॉक्स किस दिन के लिए बने हुए थे, मुझे पता है किस दिन के लिए इत्तेहाद बने हुए थे कि माशी क्राइसिस आएगा तो मईशत में हेल्प करने से मजबूर है अमेरिका या IMF या वर्ल्ड बैंक या यूरोपीय यूनियन या कोई भी अरब कंट्री, आपने सुना किसी को पैसे, कोई किसी को नहीं दे रहा। दुनिया चली गई है इस वक्त, रियासत कोई ब्लॉक नहीं है, ठीक है, इस वक्त ब्लॉक इमर्ज होंगे। देखना यह है कि यूरोप कहां जाता है, यूरोप टूट गया है, टूट से मुराद ये है कि बिखर गया, यूरोपीय यूनियन नामी कोई चीज नहीं है, कोई इत्तेहाद नहीं। मशरिक वुस्ता के अंदर एक नई, क्या वो चाइना की तरफ जाते हैं, अमेरिका के, अब दरमियान में कोई झूल नहीं, ऐसे नहीं हिलेगा कोई नहीं, अपनी जगह हम इधर भी हैं, हम इधर भी हैं, वो आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, क्योंकि अमेरिका दोबारा गुस्से में आ रहा है ना। हमारे इतने हजार लोग मर गए, मतलब आप देखिए ना, वहां डेथ्स बढ़ गई हैं, अमेरिका में बहुत डेथ्स हो गई हैं, और वहां पे मुजाहरे शुरू हो गए कि खोलो, क्या झक मार रहे हो बैठे हुए तुम यहाँ पे, तुमने हेल्थ सिस्टम ही नहीं दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, दीगर मामलात पर आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज कोरोना वायरस से मुतल्लिक जो खुद नोटिस केस की समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, आज सख्त अहकाम जारी किए गए हैं कि अगर एक यकसा पॉलिसी नहीं अपनाई गई तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसा हो सकता है कि अबूरी हुक्म दी एक अबूरी, लेकिन आज हुक्म जारी नहीं हुआ। आज जो समाअत हुई है उसमें जज साहिबान ने रिमार्क्स दिए, और बुनियादी तौर पर ये वो रिमार्क्स हैं, ये पूरा मुल्क ही पूछ रही है ना, ये सवाल तो पूरा मुल्क पूछ रहा है कि ये गैर मुल्की इमदाद आई है कि नहीं आई, आई है तो कहाँ गई है, मास्क मार्केट में कैसे मिल रहे हैं, मुझे पता है ना, चाइना से आया, फर्ज करें चाइना ने मास्क दिए तो वो मार्केट में कैसे मौजूद है, बाजार में कैसे बिक रहे हैं, बड़े बुनियादी सवाल हैं। राशन राशन देखें ना, बात ये है सारी कि अब वो सानिया निस्तर साहिबा को जवाब देना चाहिए आके, सानिया निस्तर साहिबा जो है वो बस सानिया निस्तर है, कोई पूछ तो नहीं सकता ना, कोई बात भी नहीं कर सकता। अब मसला ये है कि इसी तरह से तो उन्होंने आज जो रिमार्क्स हैं वो कहते हैं कि जी मुल्क में मुकम्मल तौर पर इस्तेसाल हो रहा है, जामिया पॉलिसी बना के तमाम फैक्ट्रीज को काम करने की इजाज़त होनी चाहिए, वफाकी हुकूमत की पॉलिसी सिर्फ 25 किलोमीटर तक महदूद है। अच्छा, वैसे इस्लामाबाद में भी क्या हो रहा है, ये भी एक सवाल ही है कि इस्लामाबाद में खुद क्या हो रहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं एक वजीर कुछ कह रहा होता है तो दूसरा कुछ कहता है। एक सूबाई वजीर कहता है कि वजीर आजम के खिलाफ पर्चा दर्ज कराएंगे, यानी सूबाई वजीर का दिमाग बिल्कुल आउट है। अच्छा, तो अब ये जो है ये एक हफ्ते के अंदर अंदर इन सब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पॉलिसी जमा करवानी है, वरना सुप्रीम कोर्ट एक हुक्म जारी कर देगी। आज का है कि सूबों के पास नहीं, देखें मसला क्या है, इंसानी जाने और मईशत, ऐसे ही है ना इसमें। अब मसला ये, या तो जाने बचा लें और मईशत चली जाए, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी, या मईशत को बचा लें और इंसानी जाने। अब दोनों ही तरफ से अगर ऐसी पॉलिसी हो कि दोनों ही चीजों का नुकसान हो, अब हफीज शेख साहब भी नाराज हैं, खबर नाराज हैं, हफीज शेख साहब नाराज हैं, वो कहते हैं असद उमर ये चलते फिरते मुझे चुटकी मार के निकल जाता है, ये कहां से आ गया वापस। असद उमर साहब बैठ गए ड्राइविंग सीट पे। अब मसले, हफीज शेख साहब गायब, आप कितने दिन हो गए हफीज शेख साहब ने किसी सवाल का जवाब दिया, इमरान खान साहब बैठाते ही नहीं कि असद बताओ यार, असद जवाब देते हैं, हफीज शेख साहब गायब। अब मसला ये है कि वो फिर वैसे ही IMF को सर पैर ही नहीं, दुनिया दाएं बाएं होगी, तो सारे वहां से आए हुए थे ना। अब ये IMF का क्या बनेगा, वर्ल्ड बैंक का क्या बनेगा, कौन क्या होगा, क्या किसको क्या, बजट सर पे बजट कौन क्या, बजट का मैंने पूछा बजट आना है, कह रहे बजट वाकई आना है, मैंने ओहो हमें ख्याल नहीं ना, तो दफातर तो बंद है। सवाल ये वाकई आ सकेगा, कैसे आए, कहाँ छपेगा, कहाँ छप रहा है, कौन से प्रिंटिंग प्रेस पे कहाँ मीटिंग हो रही है, कहाँ पे बजट आएगा ना, आना तो है, लेकिन वो कैसे आएगा, कहाँ से, कौन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।